आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, हमारा तासुर यह है कि उसका मुखातिब, उसके अंदर बाकी तफसीलात भी हैं, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो एक नुक्ते के ऊपर है और वो है अकाउंटेबिलिटी। और हमारा ख्याल ये असेसमेंट है हमारी कि उसका मुखातिब एक ही शख्स है जिसका नाम है जनरल फैज़ हमीद, फॉर्मर DG ISI। और उनके ऊपर 2 केसेस बड़े बताए गए थे ऑफिशियली। एक जो टॉप सिटी का केस है, ज़मीनों को हथियाने का और उस फैमिली के ऊपर जुल्म करने का मामला, ये 2017 का केस है। और दूसरा मामला जो ऑफिशियली बयान नहीं किया गया लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो उनकी सरगर्मियाँ थी वो उनके ऊपर एक चार्जशीट है। और हमारा ख्याल ये है कि वो 9 मई का केस है। और जिन लोगों से भी हमने बात की उसकी तफसील लेने के लिए, तो इस बात की तस्दीक होती है कि 9 मई का ही केस है, जिसके नतीजे में उनके ऊपर ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। अब फ़ौज ने आज एक इलामिया जारी किया है, पहले मैं उसको आपको बता दूँ, फिर अकाउंटेबिलिटी के मामले में कुछ जो जनरल्स की जायदादों की तफसील छपी थी और जिन लोगों ने तफसील छापी थी उनके साथ क्या कुछ होता रहा और अभी भी हो रहा है, वो भी एक लहदा से एक कहानी। आई होप कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ उन लोगों से ये पूछें कि उनके साथ किस किस ने जुल्म किया, ये ख़बर छापने के बाद उसमें जनरल शफात शाह की छपी, जनरल आसिम बाजवा की छपी, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनकी छपी, मेरे ख्याल में इसके भी अलावा 1-2 लोगों की छपी। और जिस की तफसील छपी थी उसके बाद या वो जर्नलिस्ट या जिस मुतलका अदारे से कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का शक भी होता था, शायद वह भी गुजर गया कि इस जगह से जा सकती है, वो बंदा उठा लिया जाता था, बजाय इसके कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भैया तेरी जायदाद कोई नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से हैं या बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो बंदा उठा लो जिसने खबर छापी है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज जिस दिन इस मामले में खुले दिल से, फ़राख दिली से तहकीक करने लग गई, उस दिन पाकिस्तानी फ़ौज से मजबूत अदारा और कोई होगा ही नहीं। जो जनरल फैज़ का भी टॉप सिटी वाला मामला है, ये मई 2017 का वाक़या है। उस वक्त ये DGC थे और इनके ऊपर DGI भी थे, जनरल नवीद मुख्तार थे आई थिंक उस वक्त, और उस वक्त आर्मी चीफ भी होंगे। तो क्या उन सारों की नज़रों से उजलता ये वाक़या किसी को पता नहीं चला कि DGC ने सारा कुछ कर लिया, ज़मीन ले ली, फैमिली को मारा पीटा, अगवा कर लिया, उनसे घर से जाके चीज़ें, सोना, नकदी सब कुछ ले लिया, उनकी ज़मीनें अपने नाम करवाने की कोशिश की, किसी को नहीं पता चला। और अगर नहीं पता चला तो फिर ये सिस्टम के फ्लॉ की निशानदेही करता है। जो आज स्टेटमेंट है पहले मैं वो पढ़ दूँ, फिर प्रोग्राम में आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ़ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ये दुरुस्त बात है, इसके अलावा किसी के साथ हो ही नहीं सकती। ये उनका बेसिक जो फेथ कह लें उनका, वो भी इसी के अंदर है, अकीदा जो है हमारा वो भी इसी में, और हल्फ भी यही है कि वो पाकिस्तान की खातिर जो जान कुर्बान करनी है। फ़ौज का एक मोटो भी है और इसी मिशन की खातिर हर शख्स गोली सीने पे खाता है। वैसे जान देनी मुल्क के लिए आसान नहीं होती जब तक कि आपके अंदर वो मोटिवेशन ना हो। दूसरा मामला जो जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं कि पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े, रिगरस अकाउंटेबिलिटी अंग्रेज़ी में उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी अक़दार की पासबारी करती है। अब ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे मैंने जो इब्तदाइया में कुछ लोगों का जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फ़ौज के अंदर वो एक दिन मौका आएगा कि जिसके मुतल्लिक़ भी वो एक अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं लिविंग बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका लाइफस्टाइल ऑडिट किया जाता है कि आपकी आमदन तो महीने की 4 लाख है, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है महीने का या जो आपकी जायदादें हैं वो साबित करती हैं कि आप हो सकता है 50-60 लाख रुपये महीने का कमाते हो। ये अगर ऐसी किसी के ऊपर चार्जशीट आ जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़िम्मेदारी बन जाती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ुद जनरल फैज़ का केस उसके अंदर सबसे पहले फॉल करता है, क्योंकि ये मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि ये मामला टॉप सिटी वाला मई 2017 का है, ये रिसेंट वाला अक्रेंस नहीं है। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। ये एक वो सुर्ख लकीर जिसे कहते हैं ना, सुर्ख लकीर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज फ़ौज की, तो सुर्ख लकीर कह दीजिए कि आज फेरी गई है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। फ़ौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द एहतसाबी अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। ये इसको रीअसर्ट किया है अपनी पहले वाले बयान को। तो मुझे लगता है ये है कि जनरल फैज़ वाला मामला 9 मई में अगर वो ऑफिशियली चार्जशीट कर दिए जाते हैं, जो हमारा ख्याल है कि उसी तरफ ये केस जाएगा, तो फिर इमरान का केस ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि अगर वो PTI को असिस्ट कर रहे थे, ये जिन लोगों से हमने बात किया है एटलीस्ट उनसे हमें तासुर यही मिलता है कि अगर वो PTI को 9 मई के वाक़े में असिस्ट कर रहे थे कि यहाँ जाके एहतजाज करना चाहिए, तो शायद एक चार्ज तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लग रहा होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इमरान खान जो उस पार्टी के सरबराह थे उनके ऊपर आयद हो रहा होगा। शायद उसी चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए आज इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी डाली गई है कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए या उनको फ़ौज के हवाले मिलिट्री ट्रायल के लिए ना किया जाए। ये पेशबंदी मुझे लगती है, क्योंकि जिस दिन से जनरल फैज़ का मामला सामने आया है
कुछ हमें अडयाला के अंदर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आई है, कुछ जर्नलिस्टों की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की गई है, कुछ वहाँ पर पुलिस के लोग या जेल का जो अमला था उसकी तब्दीलियाँ सामने आई हैं, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ दबाव का शिकार भी नज़र आए हैं पीटीआई वाले। फिर वो जलसे का जो इल्तवा था उस दिन इनकी इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन भी हुई, इन्होंने गुंजाइश भी पैदा की और फिर 8 सितंबर की इनको तारीख भी मिली। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि पीटीआई एंटिसिपेट भी कर रही है और शायद उम्मीद भी कर रही है कि इनकी किसी मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो जाए। लास्ट लाइन जो मैं इसकी हाईलाइट करना चाहूँगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो इकदाम हैं उसके ऊपर आज दोबारा जिक्र किया गया है कि कौमी साइबर स्पेस जो है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना वो भी एक कौमी सलामती का मसला है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आप इंटरनेट बैठा के अगर कुछ काम करना चाहें तो ये अक्लमंदी नहीं है। ये जिन लोगों ने ये काम किया है उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, इन सारों को एक्शन लेना चाहिए। हमारे मुल्क की इस वक्त बका जो सर्वाइवल है वो बरामदात के ऊपर है। आज बहुत अच्छा नंबर आया है जो अगस्त के महीने का है, 18.9% बरामदात में इजाफा है। लेकिन आप जो बरामदात में इजाफा एंटिसिपेट कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान मेरे समेत, और मेरे ख्याल में SIFC के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं सबको इस बात के ऊपर कन्विक्शन होगी कि वो एक ही सेक्टर है जो आइंदा 10 सालों में आपको $10 अरब या $15 अरब कमा के दे सकता है, और वो है IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, जहाँ $3-4 अरब हम कमा रहे हैं ऑफिशियल चैनल से, $1.5-2 अरब ऑफिशियल चैनल से आता है। तो अगर हम इंटरनेट बंद करके ये सोचते हैं कि IT इनेबल्ड सर्विसेज हमें $4 अरब कमा के देंगी तो फिर खाम ख्याली हमें इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करके इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो प्रोग्राम में हमारे साथ आज शुरका इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में उमैर नियाज़ी साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से, और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, प्रोग्राम का पहला हिस्सा तो मैं इसी बयान से शुरू करूँगा, फिर ये जो अदलिया के ऊपर पैकेज का एक चल रही है खबर वो अगले प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में करते हैं। ये जो आज की स्टेटमेंट है ISPR की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही इमरान खान की दरख्वास्त भी आई, ये कोइंसिडेंस है या आई डोंट नो, आपने कैसे एक ही दिन में दोनों काम हो गए, आप इसको कैसे देखते हैं इस बयान? पहले से ये आज का तो नहीं है खान साहब, पहले से इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि देखें उन्होंने क्यों एंटिसिपेट पहले देखें एक ओवरऑल जो इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है, ये तो आज जिन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर ओवरऑल एक लग रहा, देखें ना, एक चीज़ को है कि आप ड्यूरिंग सर्विस चीज़ों को छोड़ के अगर एक पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो किसी चीज़ का तो इंडिकेशन है, तो उसी इंडिकेशन के मद्देनज़र ये पिटीशन फाइल की गई। पोस्ट रिटायरमेंट 9 मई है, 9 मई को चलें कर लें, और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखें एक रिटायर्ड आदमी के कैरियर में क्या हो सकता है, हालांकि इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट होना चाहिए था कि ड्यूरिंग रिटायरमेंट जो करते हैं, अगर आर्मी पर्सनल भी करते हैं तो उस चीज़ को भी प्रूव करना चाहिए था। अगर कोई बंदा DGI रहा है, अगर कोई उसके वर्किंग में कोई भी आप कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो होनी चाहिए थी। देखिए पास में भी होती रही हैं, अब आप एक वन ऑफ एग्जांपल करके कर लें, ये भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मगर पास को भी प्रूव करें, पास में भी जो हुए। अगर असगर खान का केस उठा के देख लें, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस पर मौजूद है। 140 मिलियन रुपए इसी इदारे ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, और अपने DGI के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आज तक उस पर कुछ हुआ तो वो अकाउंटेबिलिटी तो हमें नहीं नजर आती। डॉक्यूमेंटेड केस है, और उस पर FIA पूरा जोर लगा चुकी है कि किसी तरह से ये मामला क्लोज हो जाए, तो ये इदारे को खुद भी देखना चाहिए। क्या करना चाहिए उस मामले में? उसमें देखना चाहिए जो भी अगर रोल रहा है, देखें उस वक्त की, देखें आपने एक गवर्नमेंट का मैंडेट छीनने की कोशिश की, आपने एक सिलेक्टिव एक पार्टी को फाइनेंस की, और बाकायदा वो रिसीट्स का प्रूफ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है कि किस सियासतदान को कितना पैसा दिया गया। लेकिन आप उस केस में अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो सेम असूल का इतलाक जो है जनरल फैज़ और PTI के केस में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं प्रूव करें ना। अगर हमारे किसी ने पैसे लिए, हम ये तो इल्ज़ाम नहीं है ना कि किसी ने पैसे लिए किए, वहाँ तो देखें इलेक्शन इंजीनियरिंग इस हद तक हुई, और पैसा किधर से आया, फिर वो आप जाएंगे तो वो सऊदी तक जाएगा, मामला आगे तक जाएगा, चीज़ें इन चीज़ों को सारों को प्रूव करें। आज़ाद साहब, जो ISPR का स्टेटमेंट है कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाले इशू के ऊपर बहुत फोकस है, और हमारा तो यही राय है कि ये जनरल फैज़ वाले मामले की वजाहत है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हम तो हमेशा काले कोर्ट वाले हमेशा इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि हर इदारे के अंदर हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, लेकिन हमारी इसमें इन एडिशन टू दैट हमारी डिमांड है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जिसके अंदर है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज़ अबव द लॉ, वो इन ट्रू सेंस जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो ये एहतसाब नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर
बिल्कुल आप जाएं, और जो जो शख्स अपने उसमें रहा है या उसने मिस यूज़ ऑफ लॉ किया है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, लेकिन सर ये तो उसके हिसाब 2017 होना का चाहिए। वाक़या था टॉप सीक्रेट वाला, आपके ख्याल में, मैं समटाइम इस पे हैरान होता हूँ क्योंकि मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे या एक इदारा जिसको मैं चुन के बता सकूँ कि यहाँ एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया है, वो फ़ौज है। बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रमोशन का भी, मेरिट का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2017 में वाक़या हो, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हो, DGC हो, उसके ऊपर DGI है, उसके ऊपर आर्मी चीफ है, MI पूरी आपकी काम करती है ऐसे इशूज़ के ऊपर, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, और ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि हमारी ISI, जिसको हम ये कहते हैं कि जब DGISI मूव करता है तो होल वर्ल्ड मूव करता है, उस जैसे इदारे का एक शख्स जो 4 साल तक रहा और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको मिस यूज कर रहा है। नहीं, पता तो था, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, थाने कचहरी FIA तक अगर पहुंचा। पता था तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बात ये मेरे लिए इसका सरप्राइज है। मतलब है कि जो 4 साल नहीं है तो उनको पता नहीं चला। अब पता चल, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर ऐसा है तो फिर 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि पहले ये कि एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरा ये है कि फिर ये इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस कैसे होगी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक वाहिद फोर्स है जो डिसिप्लिन फोर्स है, जिसके अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सब कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी हम सोच भी नहीं सकते कि पिक एंड चूज या किसी के साथ फेवर या डिसफेवर हो, ऐसा हम सोच नहीं सकते। तो हम, हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज़्यादा। देखिए ना, उनका जो प्रमोशन का मैकेनिज्म है, वो अगर किसी के कैरियर के ऊपर एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो तो उसकी प्रमोशन फर्दर स्टेप पे ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाला हो तो नहीं बनता, बिल्कुल। जितना मर्जी जबरदस्त सोल्जर हो, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया तो वो नहीं, प्रमोशन से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है, किसी का कार्ड गुम जाए, इवन जो उनका सर्विस कार्ड होता है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये इशू कैसे नजरअंदाज हो? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं, या जानबूझ के पता होने के बावजूद नहीं किया गया या इल्म नहीं, दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हमारे इदारे की।